चलिए देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का बहुत दिनों से आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन टीचर कौन कौन पेपर पढ़ाएंगे, क्या क्या समस्या हो रहा था। क्योंकि इसमें पेपर है इलेक्टिव पेपर, तीन पेपर में इलेक्टिव पेपर है, तो इसलिए आप लोग को समस्या हो रहा था। देखो, सबसे पहले हम पेपर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन पेपर है, और कंपटीशन के अकॉर्डिंग या कंपटीशन के व्यू से अगर देखा जाए तो कौन कौन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चूँकि हम लोग कंपटीशन से रिलेटेड है, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी है कि कौन सा क्वेश्चन किससे पूछता है और कितना पूछता है। तो मेरे पास सबसे पहला जो पेपर है वो है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, एग्जाम में पूछे या ना पूछे इसका कोई इलाज है नहीं, चूँकि ऑप्शनल पेपर है नहीं। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है तो पढ़ना है, इसमें कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो ये वाला आपको पढ़ाएंगे अमित सर। अब इससे पहले भी बहुत लोग कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये वाला पेपर नया डाल दिया है और वो वाला पेपर नया डाल दिया। नहीं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को हल्के में नहीं लेना है। ये जब पढ़ाई होता है ना तो स्टूडेंट को नींद आने लगता है, ये पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ डाटा स्टोर हो रहा है और कहाँ से जा रहा है, कहाँ से घसक रहा है, कितने प्रकार के मेमोरी कार्ड होते हैं, जैसे हम लोग को मेमोरी में डाउनलोड करते हैं और तुरंत भुला जाते हैं। तो यहाँ पे ना उसका फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर में। यानी जो कंप्यूटर आप पढ़ते हैं, कंप्यूटर का बेसिक जो है, बेसिक वो यही माइक्रो है, ठीक है। तो ये इससे पहले भी पढ़ना था, ऐसा नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पहले नहीं पढ़ना था। इससे पहले पढ़ना था 6th सेमेस्टर में, इस बार पढ़ना है 5th सेमेस्टर में। तो ये पेपर आपका नया नहीं है, और ये ऑलरेडी ये सर आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। नया क्या है हम वो बता रहे हैं। देखो, नया है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट नया पेपर जरूर है, लेकिन अब के एग्जाम से, अब की ट्रेंड का एग्जाम बात करें, जैसे यूपीपीसीएल हो गया, जो लेवल जिसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उस एग्जाम में ना एनर्जी कंजर्वेशन और ऑडिट से ना क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और हम इसमें आपको ऐड कर दे रहे हैं इस वाले में ना स्कैडा पीएलसी। हालांकि आपको इसमें तो ऐड नहीं है, लेकिन हम सर से बात करके ट्राई करके आपको बोलेंगे कि इसके साथ साथ ही आपको पीएलसी और स्कैडा भी पढ़ाया जाए, ताकि आपको कंपटीशन में आसान हो। हम आपको कंपटीशन भी दे करके चल रहे हैं। तो ये नया जरूर है पेपर, लेकिन आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। और ये कौन पढ़ाएंगे आपको? तो ये पढ़ाएंगे मंटू सर, जो कि आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाएं, 4th सेमेस्टर में पढ़ाएं, 5th सेमेस्टर में भी पढ़ाएंगे। अब तीसरा पेपर से इलेक्टिव पेपर स्टार्ट हो जाता है। समस्या यहीं से क्रिएट होता है। देखो, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ये पेपर का तो कंपटीशन से कोई लेना देना है नहीं भाई, ध्यान से बात सुन लो। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का कोई पेपर से लेना देना नहीं है, कंपटीशन में अभी तक के क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे का नहीं पता। दूसरा पेपर है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ये पेपर को लोग ना हल्के में लेते हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पहले पढ़ना था आपको 4th सेमेस्टर में। हम ना चूंकि ये पेपर ऑलरेडी एक बार पहले पढ़ा चुके हैं, गुड्डू सर भी ये पेपर पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है। एक तो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, और दूसरा ऑप्शन है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, स्टूडेंट को लग रहा है कौन सा पढ़े इसमें से। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो तो हम लोग स्विच और गियर को प्रीफर करेंगे, क्योंकि हमने 3rd सेमेस्टर में क्या पढ़ा, पावर जनरेशन पढ़ा, कि पावर का जनरेशन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, कौन कौन से पावर को जनरेट करने के तरीके हैं। लेकिन 4th सेमेस्टर में उसी पावर को जनरेट करने के बाद हम ना आगे ट्रांसमिट किया, कि जो पावर हमने पावर स्टेशन में या जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट किया, उसको लोड सेंटर तक पहुंचाना है। लोड सेंटर कहने का मतलब कि जहां पे उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होगा,
यूज कैसे, इंडस्ट्री में और जो जनरली घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ट्रांसमिशन किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये हमने 4th सेमेस्टर में पढ़ लिया। लेकिन 5th सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है कि जब आप जनरेट कर रहे होगे, ट्रांसमिट कर रहे होगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे, तो उसका प्रोटेक्शन कैसे करोगे, क्या क्या फॉल्ट आता है। आप अपने घरों में स्विच लगाते हो कि नहीं लगाते हो, अर्थ वायर देते हो कि नहीं देते हो, एमसीबी लगाते हो, क्यों लगाते हो, तो प्रोटेक्शन के लिए। हम हैं तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे, हम हैं ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या यूज करेंगे। तो प्रोटेक्शन ना सबसे नेसेसरी हो जाता है। आपने भले ही पढ़ लिया पावर का जनरेशन, कंपटीशन में ये तीनों पेपर मिला करके, पावर का जनरेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच एंड गियर, इन तीनों मिला करके इसका नाम होता है पावर सिस्टम। एक और पेपर चाहो तो आप ऐड कर लो इसमें, इसी में ऐड होता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर सिस्टम का ही पार्ट होता है। आपने पावर जनरेट कर लिया, ट्रांसमिट कर लिया, स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ लिया, फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, तो ये भी पावर सिस्टम का ही पार्ट हो जाता है। हालांकि मेनली यही 3 होता है, ठीक बात है। तो सुनो ध्यान से जरा, अब पावर जनरेशन पढ़ लिया आपने। पावर जनरेशन पहले हाइड्रो पढ़ना था, न्यूक्लियर पढ़ना था, थर्मल पढ़ना था, नॉन कन्वेंशनल पे ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन इस बार से नॉन कन्वेंशनल पे फोकस किया गया। पावर जनरेशन जब तक सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल सोर्सेस पढ़ने थे तब तक पावर जनरेशन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही नॉन कन्वेंशनल, जैसे आपने सोलर पढ़ा, हाइड्रो पढ़ा और क्या क्या पढ़ा, जियोथर्मल पढ़े होंगे, तो जब ये नॉन कन्वेंशनल वाला ऐड हो जाता है पावर सिस्टम में ना, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है कंपटीशन के व्यू से। क्योंकि सेमेस्टर पार हो गए, हम सेमेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को हल्के में तो लेना ही नहीं है। जितना भी पेपर अब आपका नया ट्रेंड बना हुआ है, हम आपको एक बात बता रहे हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था कि पहले जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो मशीन से पूछे जाते थे, एसी मशीन, डीसी मशीन। कम से कम 100 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन होते थे मशीन का। लेकिन अब का ट्रेंड ये है कि इन तीनों मिला करके सबसे ज्यादा जो वेटेज आ रहा है वो किसका आ रहा है, पावर सिस्टम का। और पावर सिस्टम को अगर सिर्फ और सिर्फ जनरेशन पढ़ें, ट्रांसमिशन पढ़ें और स्विच गियर को छोड़ दें तो ये ना पूरा का पूरा आधा है। इन दोनों को एक तरफ कर लें और स्विच गियर को एक तरफ कर लें तो ये अकेला हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको कंपेयर करना हो एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और स्विच गियर प्रोटेक्शन में, तो कॉलेज ना भी बोल रहा है तो कॉलेज से आप ट्राई करें, प्रेशर नहीं करना है, ट्राई करें कि कौन सा पढ़ाया जाए, स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ाया जाए, ठीक बात है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में क्या पढ़ना होता था, थोड़ा बहुत उसके बारे में ही चर्चा कर ले रहे हैं। हालांकि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को आप इग्नोर नहीं करोगे, आगे ना आपको जैसे ही सेमेस्टर पास हो गए तो पढ़ना ही होगा, कोई इसका उपाय नहीं है, आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये कंपटीशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्विच गियर इंपॉर्टेंट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप पढ़ तो सकते हो दोनों में से एक ही, तो पढ़ने के लिए कौन सा प्रीफर करेंगे हम लोग, स्विच गियर प्रोटेक्शन करेंगे। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ना क्या होता है उसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ना होता है कि जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को घर तक ले आए, घर तक ले आए कहने का मतलब जनरेट कर लिया, ट्रांसमिट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, घर में ले आए, तो घर में उसका यूज करोगे तो कैसे एस्टिमेट करोगे, कितना पैसा लाए घर में, 10 बल्ब लगाने हैं, 20 हमको ट्यूबलाइट लगाना है, 50 पंखा लगाना है, तो कैसे एस्टिमेट करोगे, कितना कॉस्ट आएगा, कितने प्रकार से कर सकते हो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, ये चीजें पढ़ना था। इसमें कौन कौन से रूल यूज होते हैं, कितने हाइट पे आप वायर लगाओगे, कितने हाइट पे बल्ब लगाओगे, कितने हाइट पे फैन लगाओगे, ये सब चीजें पढ़ना था कहाँ पे, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में। लेकिन अब क्या करना है, अब छोटा सा एगो मिलता है बर्दाश्त वाला गोली और आराम से लेकर के और खा लेना है, और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को फिलहाल के लिए इग्नोर कर देना है। और क्या पढ़ना है आपको, स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो कौन पे कितने पेपर हो गए, पहला पेपर ये हो गया, एक पेपर, चूंकि इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, दूसरा पेपर हो गया ये, और तीसरा चूंकि इलेक्टिव था तो इसमें कौन सा इलेक्ट करना है आपको, स्विच गियर प्रोटेक्शन करना है, जो कि ऑलरेडी पहले भी पेपर था और 5th सेमेस्टर में ही पढ़ना था। ये कोई नया पेपर नहीं है, ये भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में नया पेपर पे नहीं है, ये ना ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये कौन पढ़ाएंगे, तो हम ही पढ़ाएंगे ये पेपर, ठीक है। ये हो गया 3 पेपर का। चौथा पेपर में आते हैं, देखो इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस। अब इल्यूमिनेटर, सुनो ध्यान से जरा हम क्या बोल रहे हैं।
हमने अभी आपको बताया कि पावर सिस्टम को ना जनरली 4 पार्ट में बांटते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर और यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन का ही एक पार्ट होता था कौन सा, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते थे, लाइट के बारे में पढ़ते थे। यूटिलाइजेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग वेल्डिंग कैसे करेंगे, हीटिंग कैसे करेंगे, इल्यूमिनेट कैसे करेंगे, ट्रैक्शन भी थोड़ा बहुत किसमें, यूटिलाइजेशन में ही पढ़ना होता था। लेकिन अभी ना आपका पूरा का पूरा अलग एक यूनिट ही बना दिया है, एक पेपर ही बना दिया है, इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस। अब कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन के व्यू से देखा जाए तो इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जो एग्जाम का पैटर्न है उससे कम से कम 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो सुनो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ना थोड़ा हाई लेवल का है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम दोनों मिला करके 5th सेमेस्टर में पढ़ना होता था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और 6th सेमेस्टर में पढ़ना होता था कंट्रोल सिस्टम। दोनों मिला करके माने तो कंट्रोल सिस्टम ही है। लेकिन जब इंडस्ट्री बनाते हो तो ऑटोमेटिक कंट्रोल कैसे होगा, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं और आपके पास ऑटोमेटिक चला जा रहा है। कुछ ऐसा तरीका होता कि हम कम बोलते, आपको जो साउंड रिक्वायर्ड था वो साउंड मिल जाता। जितना लाइट, अभी लाइट यहाँ कम लग रहा है, हमको लाइट का वैल्यू ज़्यादा चाहिए था, तो ऑटोमेटिक ना लाइट अपने कंट्रोल कर लेता और लाइट को और प्रोवाइड कर देता। तो यही ऑटोमेशन में पढ़ना होता है। ये थोड़ा हाई लेवल का है। कंपटीशन में कुछ कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें ना ये वाला पूछता है, कुछ कुछ एग्जाम है, सब एग्जाम की हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ एग्जाम जो ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला ना पूछता है, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं इसको। अब तीसरा है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी आगे पहले पेपर था। सुनो देखो, हम बता रहे हैं कहां कहां कंफ्यूजन होगा। पहले 6th सेमेस्टर में पढ़ना था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये दोनों इलेक्टिव थे। 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर जो भी हो, दोनों ऑप्शन में कौन कौन था, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये दोनों ऑप्शनल में थे कि इन दोनों में से कोई चूज कर सकते हो। समझ रहे बात को। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी पेपर नया नहीं है, पहले भी पढ़ा हुआ है। कुछ कॉलेजेस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन रखते थे और कुछ माइक्रो प्रोसेसर रखते थे, तो दोनों का पढ़ाई होता था। फिलहाल यहाँ पे अगर इन तीनों में चूज करने के लिए बोला जाए तो कौन सा प्रीफर करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रीफर करना है। और ये कौन पढ़ाएंगे आपको, आपके प्रिय हैं गुड्डू सर, ये पढ़ाएंगे। देखो कुछ कॉलेजेस में इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस हो रहा है, हमको पता है इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस हो रहा है। हम ये आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस नहीं पढ़ो, या आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ट्राई नहीं किए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ट्राई करो, ये पढ़ो। नहीं तो जिनको ये पढ़ना है थोड़ा वेट कर लीजिए, उनका भी उपाय यहाँ पे हो जाएगा। जिनके कॉलेजेस में ये हो रहा है उनका भी ये वाला का उपाय हो जाएगा। तो ये 4 पेपर हो गए जो प्रॉपरली इसका क्लास चलेगा। 5वां पेपर पे आते हैं। अब 5वां पेपर, ये सारा का सारा पेपर नया ऐड किया हुआ है, सारा का सारा पेपर नया ऐड किया हुआ है। कौन कौन है इसमें 9 ऑप्शनल। अब जनरली कॉलेज जो है इस 3 में से कोई कोई चूज कर रहे हैं कि कौन सा पढ़ना है, इन 3 में से कोई कोई चूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें से कहीं कहीं पे ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किया जा रहा है, प्रीफर किया जा रहा है, कहीं पे रोबोटिक्स प्रीफर किया जा रहा है। तो पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन वाला पढ़ना है। फिर भी अगर 2 गो कहीं पे होगा पढ़ाई 2 पेपर का, तो यहाँ पे ट्राई किया जाएगा 2 पेपर कोई पढ़ाया जाए। चूंकि यहाँ पे ये पेपर नया है और अभी ये फिक्स नहीं हुआ कि कौन कौन सा पेपर पढ़ाना है, तो इसलिए हम भी ये बात इस पे नहीं कर रहे हैं कि कौन टीचर पढ़ाएंगे। जो भी टीचर पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल इसका सेवा भी दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये थे टोटल कौन सा 5 पेपर जो कि आपको पढ़ना है, ठीक बात है। अब हम आते हैं जो हम पढ़ाएंगे कौन सा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे, ठीक बात है। स्विच गियर प्रोटेक्शन पे देखो, स्विच गियर प्रोटेक्शन में टोटल यूनिट कितने हैं, टोटल 5 यूनिट है। पहले ना यही स्विच गियर प्रोटेक्शन को 9 भाग में बांटा हुआ था, 9 यूनिट बनाया हुआ था। हालांकि पढ़ना अभी भी वही सारा चीज है, लेकिन ना यूनिट का नाम बस छोटा छोटा कर दिया है और पढ़ने वाला कंटेंट वही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ना एक एक बार इसका इंट्रोडक्शन बना देते हैं और फिर आपका प्रॉपरली क्लास अवेलेबल रहेगा। ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए, दोनों माध्यम में अवेलेबल है। ऑनलाइन वाले को बहुत समस्या होता था कि सर क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते थे और वही ऑनलाइन के लिए मिल जाता था। इस बार से ऐसा सिस्टम नहीं है। इस बार से प्रॉपरली ऑनलाइन वाले के लिए क्लास ऑनलाइन वाला होगा और ऑफलाइन वाले के लिए क्लास ऑफलाइन का होगा, ठीक है। दोनों का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं सबसे पहले बेसिक प्रोटेक्शन पे। बेसिक प्रोटेक्शन हमने आपको बताया स्विच गियर में पढ़ना क्या है। हमने पहले बोला कि ये स्विच गियर ना पावर सिस्टम का एक पार्ट होता है। पावर सिस्टम को 4 पार्ट में, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर और यूटिलाइजेशन। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन एक पावर सिस्टम का पार्ट है।
यानी जो पावर को पहले हम जनरेट करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं और फिर इसका यूटिलाइज करते हैं, तो इन सभी प्रोसेस में हमको ना सबसे पहले प्रोटेक्शन चाहिए होता है। पहला प्रोटेक्शन तो खुद का, और दूसरा प्रोटेक्शन जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस इक्विपमेंट का जिसके द्वारा ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, जनरेट हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इन सभी इक्विपमेंट का भी क्या चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है। हमको कंट्रोलिंग करना होता है कि हाँ शाम 6 बजे से सप्लाई को बंद करना है और 6 बजे से काट करके हेने से होने पलट देना और होने से हेने पलट देना है। तो पलटने के लिए आपको स्विचिंग इक्विपमेंट होंगे ना, क्लियर हो बात। तो प्रोटेक्शन सिस्टम में कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है, प्रोटेक्शन पढ़ना है। अब प्रोटेक्शन किससे पढ़ना है, किससे प्रोटेक्शन करना है। जैसे हम जा रहे हैं रास्ता में तो गड्ढा मिल गया, हम गड्ढा में गिर गए, तो हमको अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करना है, उस गड्ढा से प्रोटेक्ट करना है। गड्ढा से प्रोटेक्ट करना है कि हम गड्ढा में ना गिरे और हम सलामत रहें। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप ट्रांसमिट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है नहीं, तो किसको प्रोटेक्शन करना है। तो आप जिस इक्विपमेंट का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, जिस इक्विपमेंट का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, उस इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन करना है। जैसे हमने ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको बताया कि जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर का यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, तो अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन करना होगा। जब हम वायर के द्वारा एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं पावर को, तो उस वायर का प्रोटेक्शन करना होगा। इंसुलेटर लगाते हैं तो उस इंसुलेटर का प्रोटेक्शन करना होगा। पोल लगाते हैं, उस पोल का प्रोटेक्शन करना होगा। ये तो प्रोटेक्शन करना होगा। ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन करना होगा। मोटर लगा होता है लोड एंड पे, मोटर का प्रोटेक्शन करना होगा। तो इन सब इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन किससे करना है, तो एक्चुअल में प्रोटेक्शन करना है फॉल्ट से, आने वाले फॉल्ट से। कौन कौन से ऐसे संभावनाएं हैं जो इन इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करने में रोकने का काम करेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ला रहे होते हैं और क्या करता है, वायर ना आपको चूहा वायर काट देता है। वायर चूहा नहीं काटता है, चूहा जो होता है वो वायर काट देता है। तो बताओ वो भी तो एक फॉल्ट ही है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने में एक समस्या क्रिएट हुआ। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन हम किसको करेंगे, तो जब लार्ज अमाउंट में आप क्या कर रहे होगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे होगे, पावर को जनरेट कर रहे होगे, फिर क्या करोगे, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो उन लार्ज अमाउंट के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में, जनरेशन में, यूटिलाइजेशन में जो फॉल्ट आएगा, उन फॉल्ट से आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। यानी यहां पे आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एक्चुअल में प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन क्या होता है, कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन जो करेंगे वो किन किन चीजों से करेंगे, और प्रोटेक्शन करेंगे फॉल्ट से, तो कितने प्रकार के फॉल्ट होते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फॉल्ट के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फॉल्ट के बारे में, कि फॉल्ट एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपको इसमें क्या पढ़ना है, और इसमें क्या पढ़ना है आपको, तो फॉल्ट करंट का कैलकुलेशन पढ़ना है कि फॉल्ट करंट अगर आएगा तो कितना ज्यादा आएगा। जैसे हम ना वायर को एक केबल के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं, एक पाइप के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं, लेकिन जरा विचार करो कि वो चूहा ना हो करके कोई बाघ आ जाता तो वो केबल को भी नहीं तोड़ देता। तो हमको ये डिटेक्ट करना होता है कि जो आने वाला फॉल्ट है वो कितना बड़ा है। और फॉल्ट कहने का मतलब कुछ नहीं, करंट का वैल्यू सडनली बढ़ जाए या वोल्टेज का वैल्यू सडनली बढ़ जाए। तो इसी चीज को हमको कैलकुलेट करना होता है कि फॉल्ट जो आएगा वो किस प्रकार का होगा। करंट का वैल्यू फॉल्ट आने से बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। तो ये सब चीजें किस में पढ़ना है आपको, बेसिक ऑफ प्रोटेक्शन में। क्या क्या पढ़ना है, दोबारा सुनना एक बार। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि स्विच गियर प्रोटेक्शन होता क्या है, फिर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है, प्रोटेक्शन सिस्टम जो हम लगा रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है। जैसे हम प्रोटेक्शन सिस्टम लगा रहे हैं तो उस प्रोटेक्शन सिस्टम के पास क्या क्या गुण होने चाहिए। हम प्रोटेक्शन सिस्टम लगा दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है और पता चला कि ट्रांसमिट करते करते सडनली पूरा का पूरा सप्लाई बंद, तो फिर प्रोटेक्शन सिस्टम किस बात का लगाएं आप। तो जो आप प्रोटेक्शन सिस्टम आप लगा रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये चीजें कहाँ पढ़ना है आपको, प्रोटेक्शन सिस्टम में। दूसरा आपको फॉल्ट पढ़ना है, फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, फॉल्ट किन किन प्रकार से आ सकता है। एक तो फॉल्ट आ गया, ध्यान से सुनना, एक फॉल्ट आ गया तो आने के बाद कितने प्रकार के हो सकते हैं।
दूसरा, फॉल्ट आने का संभावना है तो किन किन वजहों से फॉल्ट आ सकता है। जैसे हम बुखार की बात करें, दर्द की बात करें, तो एक ना दर्द देह में उपट जाता है, दर्दिया जिसको बोलते हैं, दर्दिया होला बड़ा जोर। तो जब दर्दिया हो गया तो कितने प्रकार का दर्द हुआ, कभी बोलते हैं पेट में पेट गड़ रहा है, कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी माथा दर्द। जब हो गया तब ना 4 प्रकार का हो गया, लेकिन दर्द होने से पहले संभावना कौन कौन सा था कि आपको दर्द होने वाला है। तो आप ना क्या करते हैं, जाकर के चाउमीन खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, ज्यादा लहसुन प्याज ठूस लेते हैं। तो ये सब ना फॉल्ट का संभावना है कि फॉल्ट आने का संभावना कौन कौन सा है, और फॉल्ट आने के बाद कितने प्रकार का होगा, ये किस में पढ़ना है, फॉल्ट और फॉल्ट के सोर्स में पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है कि जब दर्दिया उपट गया यानी फॉल्ट आ गया तो कितना तेज फॉल्ट आया है, कितना जोर से दर्द कर रहा है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं। एकदम सेम काम यहाँ पे है, आपको क्लियर हो गया। तो ये चीजें आपको कहाँ पढ़ना है, बेसिक ऑफ प्रोटेक्शन में पढ़ना है। दूसरा आते हैं सर्किट इंटरप्शन डिवाइस। देखो जब फॉल्ट आ गया, अब मान लो कि वहां से कोई आ रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फॉल्ट आ गया, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कनेक्ट करने रहने दोगे सोर्स को बंद करोगे ना। अब सप्लाई इधर नहीं जा रहा है तो सोर्स को बंद करेंगे। यानी सर्किट को रोकने वाले कौन कौन से इक्विपमेंट है, इंटरप्ट करने वाले कौन कौन से इक्विपमेंट है, ये चीजें आपको किसमें पढ़ना है, सर्किट ब्रेकर में या इंटरप्शन डिवाइस में। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला होता है फ्यूज। कौन होता है, फ्यूज। फिर होता है आइसोलेटर, और कौन होता है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। तो ये मेन 3 डिवाइस होते हैं सर्किट को इंटरप्ट करने का। हमारे घरों में कौन सा सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस होता है, एमसीबी का नाम सुने होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, स्विचेस का नाम सुने होंगे, और एक ना ऊपर की नीचे गिराने वाला हो, तो वो भी एक्चुअल में सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस ही है, लेकिन कम पावर के लिए। जब ज्यादा पावर की बात करते हैं तो कौन कौन यहाँ पे आपको पढ़ना है, फ्यूज, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर। कितने प्रकार के होते हैं ये सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, आइसोलेटर, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, ये चीजें कहाँ पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है। फ्यूज ना कम से कम आपको 12 प्रकार के टाइप पढ़ना है, आइसोलेटर 4 प्रकार के कम से कम पढ़ना है, सर्किट ब्रेकर का तो कहना ही नहीं है, क्या नहीं करना, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर पढ़े, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एसएफसी सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो मेनली तो बेसिस तो 5 ऐसे ही हो गया, तो सर्किट ब्रेकर भी आपको ना बहुत सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अब दूसरा है प्रोटेक्टिव रिले। सुनो जरा ध्यान से, जब फ्यूज ना, जब करंट आता है तो फ्यूज को कोई बताता है कि हाँ तुमको उड़ना है। फ्यूज से पूछा कि तुम क्यों उड़े, तो फ्यूज बोला, उधर से आया और हमसे पूछा कि हम उड़ जाएं, उसने बोला हाँ उड़ जाओ, तो फ्यूज बोला हम उड़ लिए। ऐसा इसके साथ होता है, यानी फ्यूज को ऑलरेडी ना पता हो जाता है कि हाँ सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ लिया है, अब हमको क्या होना चाहिए, उड़ जाना चाहिए, और फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर इनको पता नहीं होता है कि कब इनको उड़ना है और कब इनको जुड़े रहना है। तो सर्किट ब्रेकर को कब ब्रेक करना है सर्किट को, ये कौन बताएगा, सर्किट ब्रेकर को ये बताने के लिए कि हाँ तुम सर्किट को ब्रेक करो या मेक करो, सर्किट को कनेक्ट करो, ये कौन बताता है, तो ये रिले बताता है। तो रिले क्या करता है, रिले ना सेंस करता है, किसको, तो फॉल्ट के केस को। नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन को कौन सेंस करता है, रिले। कौन सेंस करता है, रिले सेंस करता है। अब रिले कितने प्रकार के होते हैं, यही चीजें आपको किसमें पढ़ना है, प्रोटेक्टिव रिले में पढ़ना है। कितने प्रकार के होते हैं, सबका काम कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है और स्टैटिक रिले क्या होता है, बहुत प्रकार के रिले आपको पढ़ने हैं, किसमें, तो प्रोटेक्टिव रिले में। यानी अभी तक हमने यहाँ क्या देखा, इन दोनों में हमने उस इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा जो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट यूनिट में तो हमने समझा कि हमको प्रोटेक्शन करना किससे है और कौन कौन से वो संभावना है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है, उससे बचना है। इसमें क्या हमने पढ़ा, इन दो यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे किन किन इक्विपमेंट का यूज करके हम लोग बचेंगे। जैसे हम जा रहे थे, गड्ढा में गिर गए, तो हमको किससे बचना है, कैसे बचेंगे, तो गड्ढा पे पुल बना देंगे। क्या गड्ढा पे पुल बना देंगे, पता चलेगा ना कि खेत बाड़ी बेचना पड़ा, अरे बउआ
बचना है, लेकिन इतना भी नहीं बचना है कि जिस चीज को बचा रहे हैं उससे ज्यादा हमको बचाने के लिए लगाना पड़े। इसका मतलब ये हो रहा है, हम बोले हमको ना एक 10 रुपया के बल्ब को बचाना है, और 10 रुपया के बल्ब को बचाने के लिए ना हम 500 रुपया का यूज कर ले, तो ये मेरे लिए फायदेमंद होगा? अरे ना, यही बात हम बता रहे हैं कि हमको अगर गड्ढा पार करना है तो हम गड्ढा पार करने के लिए पुल बनाएंगे। ये चीजें आपको यहाँ पढ़ना है कि जब आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाते हो तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हो। तो ये हो गया फॉल्ट कारण, ये हो गया वो डिवाइस जिससे इस फॉल्ट से बचेंगे। लेकिन बचाएंगे किसको? अब देखो, जिनको जिनको बचाना है वो यहां पढ़ना है, यानी किनको किनको बचाना है। तो सबसे पहले आपको बचाना किसको है? अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर क्या होता है? आपने ना 4th सेमेस्टर में रगड़ रगड़ के पढ़ा, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर पढ़े, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर पढ़े। तो अब किसका प्रोटेक्शन करना है? अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन करना है। किससे प्रोटेक्शन करना है? तो फॉल्ट से प्रोटेक्शन करना है। कितने प्रकार से फॉल्ट के प्रोटेक्शन करना है, कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा के प्रोटेक्शन करना है, तो ये यहां हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? हाँ, यानी कितने प्रकार के वो कारण है जिसकी वजह से अल्टरनेटर में फॉल्ट होगा, और कितने सारे वो मेथड हैं जिसके द्वारा अल्टरनेटर में होने वाले फॉल्ट को क्या करेंगे? बचाएंगे। ये पढ़ना कहाँ है? अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन में। दूसरा होता है ट्रांसफार्मर। आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा ट्रांसफार्मर, कौन कौन सा ट्रांसफार्मर पढ़ा? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा ना, 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा, ठीक बात है। और क्या पढ़ा? ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ा। तो यही तीनों को क्या करना है? आपको प्रोटेक्शन करना है। क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। क्लियर हो गया? कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, कौन कौन से फॉल्ट आएगा? देखो, बीमारी को अगर ठीक करना है ना तो पहले बीमारी का कारण जानना होता है। तो यहां पे एक्चुअल में डायरेक्टली सर्किट ब्रेकर दोनों करंट लगा देंगे, प्रोटेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको पहले समझना होगा कि अल्टरनेटर में, ट्रांसफार्मर में वो कौन कौन से फॉल्ट हैं, कौन कौन से बीमारी है। तो पहले आपको इसमें क्या पढ़ना होगा? वो कौन कौन से बीमारी है जो ट्रांसफार्मर को क्या करता है? अफेक्ट करता है। फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको उस बीमारी को दूर करने के लिए दवाई खाना होगा। और दवाई कौन सा? दवाई ना ये यही दोनों इक्विपमेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? दवाई बनाते हैं। ठीक है, तो यही वाला क्या होगा? यहाँ पे यूटिलाइज होगा। अब इसके बाद किसका प्रोटेक्शन करना है? तो मोटर का प्रोटेक्शन करना है, बस बार का प्रोटेक्शन करना है, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन करना है। हमने बताया पहले आपको कि जहां जनरेट करते हैं तो जनरेटिंग स्टेशन में कौन रहता है? अल्टरनेटर रहता है। और कौन रहता है? ट्रांसफार्मर रहता है। तो बताओ, तो जनरेशन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम लोग यहां से? बताओ, कर रहे हैं। फिर हमने ट्रांसमिशन का प्रोटेक्शन करना है। ट्रांसमिशन में कौन कौन आ जाते हैं? तो ये लोड सेंटर के पास मोटर होता है, बस बार भी सब स्टेशन में ही हो जाता है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन कहाँ होता है? ट्रांसमिशन में ही तो पढ़े। यानी हमको किन किन का प्रोटेक्शन करना है? तो पावर जनरेट करेंगे वहां प्रोटेक्शन करना है, ट्रांसमिट करेंगे वहां प्रोटेक्शन करना है, और जहां पे यूटिलाइज करेंगे वहां प्रोटेक्शन करना है। इस प्रकार से जो टोटल होते हैं स्विच गियर में, वो क्या एक्चुअल में आपको पढ़ना है? टोटल स्विच गियर में आपको पढ़ना है कारण फॉल्ट का, कौन कौन से डिवाइस जिसके द्वारा फॉल्ट से बचेंगे, और किसको किसको फॉल्ट से बचाएंगे। यही किस में पढ़ना है? आपको स्विच गियर में पढ़ना है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये चीजें इंट्रोडक्शन समझे होंगे। अब प्रॉपरली क्लास क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक है, रही बात, बहुत सारे लोगों को समस्या था कि पीछे ऐसे हो गया वैसे हो गया। पिछली बातों को भूल जाइए, बीत गई वो बात गई, उठो और फिर से शुरुआत करो। ठीक है, बाकी हम लोग क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, देखते रहिए। धन्यवाद।